ये सेकंड पार्ट है लेक्चर नंबर 5 का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की जो आखिरी टॉपिक था वो कवर किया था। इसमें अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में, और आज हम बेसिकली जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी जनरली आप सब ने सुना होगा राइट फ्रॉम आई थिंक क्लास 7th 8th से प्रोबेबिलिटी की चांस की गेम्स ऑफ चांस की बातें जो है ना वो शुरू हो जाती हैं, और जनरली कार्ड डेक से या फिर डाइस का या फिर कॉइन टॉस के एग्जांपल्स जो हैं वो राइट फ्रॉम द मिडिल स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो हम क्विकली इसको रिव्यू करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह सून आफ्टरवर्ड्स हम अगले लेक्चर्स में ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स की तरफ जो है वो चले जाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस न्यू टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ हमने एक पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट द टू क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स। सो मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग दो क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स को, इन दो क्लासेस में प्रॉब्लम्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जनरली जब भी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स, स्टोकास्टिक मेथड्स, इस टाइप की कोई भी क्लासेस होती हैं, तो जिन दो क्लासेस में प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन किया जाता है उसमें एक को हम डिटर्मिनिस्टिक और एक को हम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स जो है या प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहते हैं। सो क्विकली हम लोग डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी हुई है उसको देख लेते हैं। तो it says कि in mathematics and physics deterministic system is a system in which no randomness is involved। ठीक है, सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी किस्म की कोई रैंडमनेस नहीं है इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक स्टेट सिस्टम ए है और ये स्टेट सिस्टम की बी है, सो in any case from A we can only go to B। okay, सो ये 100% हमारे पास देयर इज़ नो चांस कि अगर लेट्स से ये कुछ स्टेट सी है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाय सम चांस हम ए से सी की तरफ भी लेट्स से जा सकते हों, और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉबिलिटी इन्वॉल्व हो कि विद सर्टन प्रॉबिलिटी हम ए से बी की तरफ जाएंगे, और विद सर्टन ऐसी कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देयर इज़ नो चांस अगर यहाँ पे हम डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम में भी ए से बी और ए से सी की तरफ जा सकते हैं, बट दैट विल बी बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन कि लेट्स से अगर कंडीशंस जो हैं पीछे से जो भी इनिशियल स्टेट्स आ रही हैं, सो वेरी सेट कंडीशंस के सर्टन वेरिएबल्स की सर्टन वैल्यूज़ हैं, तो इट विल ऑलवेज गो टू बी, and in the other cases it will always go to C। so कोई किसी किस्म की कोई रैंडमनेस, कोई चांस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल सेट है कि लेट्स से यहाँ से पिछले से वेरिएबल्स हैं x और y वेरिएबल्स हैं, अगर x की वैल्यूज़ जो हैं लेट्स से 0 से 5 तक हैं, सो इट गोज़ टू B, सॉरी C, और अगर वो 6 से लेट्स से 10 तक हैं, ये मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो इट गोज़ टू बी। ठीक है, सो देयर इज़ नो रैंडमनेस इन्वॉल्व, और y की वैल्यूज़ लेट्स से कुछ और हैं, तो लेट्स नॉट डिस्कस y, हम लोग a की वैल्यू लेते हैं कि अगर पीछे से कोई वेरिएबल है वो इनपुट होता है, एंड व्हेन द सिस्टम रीचेस एट पॉइंट a, if the values of x are between 0 and 5, so it always goes to C, and it's between 6 and 10 it always goes to B, and it is always, कभी ये केस नहीं हो सकता कि किसी भी केस में कोई चांस यहाँ पे हो कि वो इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, ये पहले से ही कंफर्म्ड है। सो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, मैंने आपको स्टेट्स की बात एक जनरल बता दी। A deterministic model will thus always produce
the same output from a given starting condition or initial states. तो like कुछ मॉडल हैं like हमारे पास distance between two points, it's also a model. States तो नहीं है लेकिन it's a model जिसमें हम दो points let's say plane के ऊपर हैं. तो एक फार्मूला है, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, आपके पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. अगर प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 और x2 और y2. तो in all the cases, हर केस में this distance will always be same. अगर x1 और y1 initial condition पे अगर वो same है, आप जितनी मर्जी दफ़ा इसको कैलकुलेट करें, you will always going to get the same number. कोई number change नहीं होगा. The number would always be the same if x1 y1 and x2 y2 are the same. Algebraic equations हैं, mathematical integration है, physics models हैं. So these are the example of deterministic systems कि अगर आपने same values initial conditions की या variables की values आप उसमें डालते हैं तो हमेशा आपको वो same result देगा, even if you do it 100 times, 100,000 times, 100 million times, the answer would always be the same because they are deterministic problems. In contrast, हमारे पास जो दूसरे problems हैं, दूसरे set of problems हैं जिसको हम stochastic problems जो हैं let's say कहते हैं. तो stochastic problems जो हैं वो क्या होते हैं, देखिए in probability theory, a stochastic process or a random process, so it's stochastic process and random process are the same things. There is no difference between them. So it's a collection of random variables. All right. So a stochastic system या stochastic equations जो होती हैं उनके अंदर जो variables होते हैं वो they are random variables. They represent random variables, and this is often used to represent the evolution of some random value or system over time. And this is the probabilistic counterpart to a deterministic process. So इसमें आपके पास let's say कोई भी जो system है that would be made up of variables जिनको हम random variables कहते हैं, जिनको हमने let's say last time capital X से या capital letters जो होते हैं उनसे denote होता है. So let's say हमारे पास कोई भी एक process है जिसमें X जो है let's say it's the number of let's say क्या कह सकते हैं आपको इसको, so maybe क्या एग्जांपल हो सकती है कि let's say X is the number of pilots, ठीक है, is the number of pilots available for flying, ठीक है, on a given day. All right. Or let's say Y is number of aircraft available for flying on a given day. ठीक है. So like X से आपको पता चलते हैं कि आपके पास total number of pilots जो हैं वो in a given day कितनी available हैं, और Y आपको indicate कर रहा है let's say how many number of aircraft are available on a given day. Right. और तो आपके पास बेसिकली ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमने इनको कैसे कह दिया कि ये रैंडम वेरिएबल्स हैं. वाई? बिकॉज
फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल अवेलेबल पाइलट्स लेट्स से आपके पास 15, ठीक है. However, on a given day, maybe some are on leave, right? कुछ ऐसे हैं जो कि लीव पे हैं, or some may be sick, right? So some are sick, they are not available due to any sickness. So अब आपके पास sorry, अब आपके पास ये जो बन गया वेरिएबल बन गया नंबर ऑफ पायलट्स अवेलेबल. So it will be a random variable. So it can have a value, let's say on a given day maybe there are 10 pilots available, on another day there are let's say 9 available, on another day there are let's say 14 available, on another day there are let's say 8 available due to any reasons. So it's not a 100% deterministic value now, it's a random variable. On the same way, let's say there are certain aircraft, let's say, which are not available because they are on maintenance, ठीक है, due to any reason, any scheduled reason, maybe उसकी कोई inspection हो, maybe it's because कि एक aircraft जो है वो fly करके last day वापस आया था, so उसमें कोई problem आ गया, so next day it's not available. So maybe you have a total of let's say 11 aircraft आपके पास total है, लेकिन on a given day let's say 11 available है, on another day let's say 9 available है, on another day let's say 8 available है, on another day let's say 10 available. So they are random variables, ठीक है. So और क्या कहते हैं हमारे पास इस वजह से अगर हम लोग ये वाले वेरिएबल्स एक्स या वाई किसी भी इक्वेशन में किसी भी जगह पे लेट्स से यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास लेट्स से एक और हम वेरिएबल z डिफ़ाइन कर देते हैं. z वेरिएबल है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है लेट्स से चलें नंबर ऑफ let's say days available in a month for flying, let's say. इस तरह से हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं उसको. So let's say एक certain month में ड्यू टू वेदर हम लोग let's say और वीकेंड्स भी हैं, छुट्टियाँ आ गई, कुछ ऑफिशियल गेजेटेड हॉलीडेज आ गई. So किसी month में let's say you have let's say 19 days available for flying. On another month you have let's say 24 days available for flying. Let's say on another month you have 22 days available for flying. So ये भी एक random variable है आपके पास. So अगर किसी भी equation में ये x, y, z किसी भी form में let's say x times z करके या y times z करके आपके पास कोई भी equation बन रही हो divided by any number, let's say 10, it can be any relationship. So now this whole system, this whole equation would be stochastic in nature, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपके पास वेरी होती रहेगी. So जो stochastic problems हैं, they cannot have a set, you cannot predict a unique value for their outcome. इनके लिए there's an uncertainty involved in it, or they will always be different values for different realizations. हम इसको डिटेल में भी देखेंगे. आगे हम लोग चलते हैं. अगर हमने incorporate करनी हो uncertainty into our analysis, तो हम उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं जो चीज़ उसको हम क्या कहते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि वर्ल्ड इज़ नॉट डिटर्मिनिस्टिक. द वर्ल्ड बिहेव इन stochastic or in an uncertain way. Let's say how much you are sure आज let's say
आप लेट्स से आप को ये पता है कि जैसे यहाँ पे अली मेडिकल सेंटर है, लेट्स से अली मेडिकल सेंटर है हमारे पास यहाँ पे F8 में, राइट, एंड यू डोंट हैव अ मोबाइल राइट ना, मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, और लेट्स से आपको एक जनरल अंदाज़ा है कि फ्रॉम मंडे टू लेट्स से थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे एक ENT स्पेशलिस्ट है जो कि फ्रॉम 8 to 2 बैठता है। लेट्स एक रफ आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे 8 to 2 कोई ENT स्पेशलिस्ट लेट्स से आपको मिल सकता है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको लेट्स से पता है, और द ENT स्पेशलिस्ट इज़ ओनली वन लेट्स से, और उसकी ड्यूटी जो है वो 8 to 2 होती है, राइट। सो या फिर लेट्स से देयर आर 2 ENT स्पेशलिस्ट, हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। One of them is of your choice and the another of them is not of your choice, like ये आपके लिए good है and this one is bad for you, और इनकी rotation होती है, let's say every day only one would come, 8 to 2 बैठेगा and next day जो है वो कोई और बैठता है। So you are feeling sick, आपको कोई रनिंग नोज़ या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया है एंड यू फील कि आपको जो है ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है, आपके पास कोई फ़ोन की फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो एंड इट्स अ डे बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, यू आर नॉट श्योर कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, यू डोंट वांट टू गो टू दिस पर्सन, यू डोंट लाइक दिस पर्सन एट ऑल, बट यू लाइक वेरी मच लाइक दिस पर्सन, सो अगर आप यू वांट टू गो देयर एंड आपके पास there is a chance, now it's a working day and it is between 8 to 2 and there is let's say a 50-50 chance, because there are only 2 people, कि अगर आप जाएंगे तो you'll find this person, alright, so this is an example of an uncertainty in real life, right। आप लेट्स से अपने फेवरेट ग्रोसरी स्टोर जाना चाहते हैं, राइट, एंड द टाइम इज़ अराउंड लेट्स से 9:30, राइट, you are not 100% sure whether you'd be when you reach there whether you'd be able to find it open or close। आप अपने फेवरेट ग्रोसरी स्टोर से कोई स्पेशल चीज़ जाके ख़रीदना चाहते हैं, so you go there, sometimes you'll find that favorite thing which you want to buy from there, sometimes you'll not be able to buy that, so आप लेट्स से किसी जगह जाना चाहते हैं, मैं अपनी क्या कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं किसी जगह के ऊपर, एंड होता क्या है कि एरोप्लेन पे आपने कहीं जाना है लेट्स से, राइट, और आपने उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो प्लान की हुई हैं, आपने आगे अपने किसी दोस्त को बताया हुआ है कि आई विल रीच एट दैट प्लेस एट लेट्स से एट सर्टन टाइम, सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी हेयर। अनसर्टेनिटी क्या है कि यू रीच हेयर कि तो क्या एयरप्लेन अपने टाइम पे टेक ऑफ कर रहा है, क्या इट इज़ रीचिंग ऑन टाइम एट इट्स डेस्टिनेशन, एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी कि क्या आपका ये दोस्त वहाँ पे 100% आप उसके साथ मिल लेते हैं या उसको वेट करना पड़ता है एंड ही इज़ बोर्ड एंड ऑल दैट स्टफ। सो in real life you will find this uncertainty at each and every step that you take, so in real life uncertainties को हम कैप्चर करते हैं या मॉडल करते हैं using uncertain numbers, right, uncertain numbers, ये जो सारे के सारे numbers हैं, let's say आपके दोस्त को कितना वेट करना पड़ सकता है, व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट कि वो कितना वेट करेगा इफ़ ही रीचेस, गिवन दैट कि वो एयरपोर्ट पे आपके एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल के ऊपर वहाँ पे पहुँच जाता है, तो व्हाट शुड बी हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ
the waiting time, right? So which is a random number. So उसकी expectations निकालने के लिए, उसको capture करने के लिए we use the numbers which we call as uncertain numbers, और जिसके लिए ज़्यादा formal word जो है वो हम यूज़ करते हैं random numbers का या random variables का हम जो है वो यूज़ करते हैं. और दूसरी बात जो important जो है वो ये है कि जो uncertain numbers जो होते हैं, they are not actually numbers, alright? They are basically it's not a single number, they are not single numbers, they are rather a shape, alright? Always remember this thing. Whenever you're talking about a random number, you should not have a number, a single number coming to your head. You should have rather a shape, which is formally called as distribution, coming to your head. Like, for example, this uncertain number can have multiple values, and the way these multiple values are arranged make some kind of a shape जो कि उसकी distribution जो है वो कहलाती है. So whenever we are talking about random variables, uncertain numbers, try not to think of a single number, try to think about some shape. हम इस shape को further और detail में इंशाल्लाह आगे देखेंगे. For example, हम coin toss की बात करते हैं. So coin toss is uncertainty है. It can either be a head, अगर ये fair coin है, it can either be a head or a tail, right? Let's say हम head को 1 की वैल्यू दे देते हैं, tail को हम 0 की वैल्यू दे देते हैं. So you can have somewhat a shape like this, right? 0 and 1, right? And a probability of 0.5 each, right? So there are two numbers in this case, and they have sort of a flat shape, uniform distribution. So flat shape है जो यहाँ पे exist करती है, और हम लोग उसको इस वाली uncertainty को हम इस तरह से capture करते हैं. अगर dice है, so dice एक value हम देखते हैं random variable की. Random variable is x is showing the number on dice when you roll once on single roll. So it can either be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, and each of them has a probability 1/6. All right, so think of a straight line. Sorry, straight nahi bani hai. So think of a straight line. The shape here is there are multiple values, and the shape that they form, all the numbers are a straight line. So बिल्कुल straight line का मतलब ये horizontal, straight horizontal line, जिसको हम आगे हम define करेंगे uniform distribution. So whenever you think of uncertain numbers, uncertainty or random variables, try not to think about a single number, rather try to think about sort of a shape in your head. हम law of large numbers स्टेज के ऊपर मैं डिफ़ाइन करना अप्रोप्रिएट समझता हूँ. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बेसिकली ये कहता है कि एक रैंडम प्रोसेस जो है, अगर हम उसको रिपीट करें ओवर एंड ओवर अगेन, रैंडम प्रोसेस बहुत सिंपल भी हो सकता है, लाइक टाइम कॉइन टॉस भी हो सकता है, डाइस रोल भी हो सकता है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जिसमें मल्टीपल किस्म के रैंडम नंबर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो. लेकिन अगर हम कोई भी रैंडम प्रोसेस है उसको हम ओवर एंड ओवर रिपीट करें, लाइक मे बी 1,000,000 टाइम्स और 100,000 टाइम्स, whatever, the proportion of the times that an event occurs does settle down to one number, right? कोई ख़ास इवेंट है, let's say
आप देखते हैं हमारे पास एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली कॉइन टॉस को ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग लेट्स से हम लोग उसकी वैल्यू लेते हैं, लेट्स से वैल्यू इज़ कैन बी 0 और इट कैन बी 1, राइट? सो सॉरी 0, 0.5 एंड 1, राइट? सो अगर हम इस तरह से लेते हैं 0.5 को, चलें समझें कि बराबर ही है। सो लेट्स से हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास जो क्या कहते हैं एवरेज कॉइन टॉस से आपके पास क्या वैल्यू आती है। सो 1 को हम हेड ले लेते हैं, 0 को हम टेल ले लेते हैं। सो एवरी टाइम हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हम उसकी जो है ना ओवरऑल जो है ना हम एवरेज जो है ना हम लेना शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं लेट्स से वो हमारे पास हेड आता है, इसका मतलब है ये हमारे पास 100% जो है हम लोग पास हेड आया। दूसरी दफ़ा हमने किया तो फिर भी हमारे पास हेड आया। सो इस दिस वे हम लोग जो है सॉरी दिस वे हम लोग कहीं जाके इन अ लॉन्गर वे इस तरह से ऊपर नीचे कर करके हम लोग ओवरऑल इन अ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है हम लोग कहीं 0.5 के ऊपर जो है ना लेट्स से हम लोग सेटल हो जाएंगे, राइट? बिकॉज जो हमारा रैंडम प्रोसेस है वो रिपीट हो रहा है ओवर एंड ओवर। जो जो एक सर्टन इवेंट है, लेट्स से यहाँ पे इवेंट हम लोगों ने लिया था कि एवरेज जो है ऑफ दिस क्या कहते हैं नंबर जो हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से। So it will settle down to a single number, and that single number is generally called the probability of that event. हम अभी event को define भी करेंगे। इसमें दो की assumptions हैं। So this is what is the easy definition of law of large numbers, right? So दो की assumptions जो हैं वो हम लोगों ने देखी। इसमें एक की assumption ये है कि जो रैंडम फिनोमेना है वो दैट इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल, कि हम कॉइन टॉस जो कर रहे हैं बार बार द आउटकम्स मस्ट हैव द सेम प्रोबेबिलिटीज़ फॉर ईच ट्रायल। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी शुरू में तो 0.5 थी और बाद में, ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल वैसे कि बाद में जो ना वो 0.5 की प्रोबेबिलिटी जो ना वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रैंडम प्रोसेसेस के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि शुरू में एक चीज़ है जिसकी प्रोबेबिलिटी शुरू में लेट्स से वो 0.5 थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर एंड ओवर वो उसकी 0.6 या 0.7 प्रोबेबिलिटी जो ना वो चेंज हो गई। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं। फेयर कॉइन के अंदर लेट्स से हम ये सोच सकते हैं कि कॉइन हम लोग टॉस करते रहे, वो एक साइड से घिसना शुरू हो गया, वो जो ना वो फेयर नहीं रहा। सो इस तरह का आप मे बी कोई चीज़ जो है ना कोई एग्जांपल सोच लें। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के लिए जो आउटकम्स हैं वो दे हैज़ टू स्टे कांस्टेंट थ्रू आउट। जो प्रॉबिलिटीज़ हैं तमाम रैंडम वेरिएबल्स की उसके अंदर तमाम रैंडम वेरिएबल्स की दे मस्ट स्टे कांस्टेंट जब तक जितने लेट्स से आप 100,000 ट्रायल्स कर रहे हैं, आप 10 मिलियन या 20 मिलियन या 100 मिलियन ट्रायल्स कर रहे हैं, वट एवर योडा, या 1000 ट्रायल्स करें, जितने मर्जी ट्रायल्स करें, उन सारे ट्रायल्स के ऊपर जो आपकी प्रॉबिलिटी है वो ऑफ ईच आउटकम इट शुड स्टे सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। दूसरा कि इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इवेंट्स का मतलब क्या है कि आपने ये एक ट्रायल किया, फिर ये एक ट्रायल किया, फिर ये एक ट्रायल किया। तो अब इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आउटकम ऑफ वन ट्रायल, ये जब आपने ट्रायल किया तो इससे एक आउटकम लेट्स से आपके पास आई, कोई भी आई, लेट्स से 1 आई, तो अब इस नेक्स्ट ट्रायल के ऊपर इस आउटकम का कि यहाँ पे 1 आता है या 0 आता है, इस ट्रायल का इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? सो कि एक ट्रायल
कि आउटकम का नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट ट्रायल की आउटकम के ऊपर किसी किस्म का कोई असर जो है वो नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस. सो इंडिपेंडेंस इज़ ऑल्सो a must for law of large numbers, right? So ये दो की assumptions हैं. However, इसमें एक important चीज़ है जो कि देखने वाली है, वो ये है कि जो हम इसमें डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, okay, based on repeatedly observing the events outcome. So हम एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और हम उससे डाटा जो है वो गैदर किए जा रहे हैं, राइट? सो इस तरह से जो हम प्रोबेबिलिटी जो गैदर करते हैं फ्रॉम द डाटा, इसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, राइट? सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है जो कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो है वो डिफाइन जो उसके अंदर जो है ना वो यूज़ होती है. देयर आर टू अदर काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑल्सो. सो वन इज़ विच इज़ आफ्टर ऑब्जर्विंग द इवेंट्स आउटकम. जब हमने एक इवेंट की आउटकम ऑब्जर्व कर ली होती है, हमारे पास डाटा आ चुका होता है, उसके बाद हम उसके देखते हैं. सो दिस लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो है बेसिकली उसके लिए जो है ना वो होल्ड करता है. जनरली जो प्रॉबिलिटी जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, या जिससे हम बात करेंगे वो या जिससे प्रॉबिलिटी का डिसिप्लिन जो है लेट्स से शुरू हुआ था, दैट प्रॉबिलिटी इज़ अ बिट डिफरेंट. वो प्रॉबिलिटी कौन सी है? So it was first studied by a group of French mathematicians who were interested in the games of chance, which is actually gambling. So उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जब ये कार्ड्स या डाइस के ज़रिए जो भी गैम्बलिंग वगैरह ये लोग करते थे, इंस्टेड ऑफ कि वो सारे का सारा डेटा जमा करते, एंड डेटा जमा करने के लिए उन्हें हर दफ़ा जो है ना वो मनी भी लूज़ करना पड़ता, what they developed mathematical models of these games of chance. So ये जो mathematical models उन्होंने develop किए थे कि without getting the data, that is the probability which we call as the theoretical probability. So when the probability comes from a mathematical model and not from the observation or the data, it is called theoretical probability. So हमने एक probability देखी जो कि empirical probability है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ जो probability का जो subject या जो सारा area जो develop किया गया था, it was based upon theoretical probability. So probability की basic definition ये यहाँ पे दी हुई है कि discipline of probability provides methods for quantifying the chances or likelihoods associated with various outcomes. So कुछ definitions हैं, कुछ terminologies हैं जो कि हम over and over हम यूज़ करते रहेंगे throughout आगे हमारी जिस तरह जब तक हमारी stats and probabilities चलती रहेंगी, ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती रहेंगी. सो इनको एक दफ़ा समझ लेना और इनको याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. बेसिकली 100% डेफिनेशंस को रटना इस इम्पॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि हम जब कोई एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम उससे क्या मतलब रखते हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ किसी एक बंदे का नाम लेता हूँ अपने से, लेट्स से जो भी है, किसी को कहता हूँ कि यार मैं मैं कहता हूँ कि मैं अल्तोरल का नाम लेता हूँ लेट्स से, तो अल्तोरल से आपको जहन में डायरेक्टली अल्तोरल की तरफ जो ना आएगा. तो इसी तरह से ये भी एक टर्मिनोलॉजी एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट जिस तरह अल्तोरल के नाम से आपको फ़ौरन अल्तोरल लेट्स से जहन में आ जाता है, तो एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जो एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअली चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर या प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, आपके जहन में वो चीज़ डायरेक्टली आ जानी चाहिए, चाहे आपने उसकी डेफिनेशन रटी हो कि ना रटी हो इंग्लिश के अंदर, लेकिन आपके जहन में वो चीज़ आ जानी चाहिए. सो एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं? सो एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली क्या है कि इट्स एन एक्टिविटी और प्रोसेस हुज आउटकम इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी. सो एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है या एक एक्टिविटी है, कोई काम है जो आप कर रहे हैं, सो जिसकी जो आउटकम होगी वो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जो है ना वो
हो, ठीक है। सो बिकॉज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये जो आउटकम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, दिस इज़ अ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% सर्टेन आप किसी भी केस में नहीं हो सकते। लाइक फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट ये है कि टॉसिंग अ कॉइन वंस और सेवरल टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, लाइक आप कहते हैं मैं 100 कॉइन टॉसेस करता हूँ। सो यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच आप एक कॉइन को 100 टाइम्स जो है ना वो टॉस करेंगे, राइट। सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इसकी आउटकम जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी। सिलेक्टिंग अ कार्ड और कार्ड्स फ्रॉम अ डेक, राइट। आप कहते हैं कि मैं ये 52 कार्ड्स का एक डेक है, मैं इसके अंदर से रैंडमली कोई एक जो है कार्ड जो है वो निकाला करूँगा हर दफ़ा, जो लेट्स से, तो ये दिस इज़ अ रैंडम प्रोसेस, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। और लेट्स से आप कहते हैं कि मैं एक दफ़ा करूँगा, या आप कहते हैं मैं 1000 दफ़ा करूँगा। सो आपने उस एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन कर दिया और अब आप उसकी आउटकम्स देखेंगे। वेइंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड, लेट्स से आप ब्रेड लेते हैं, तो ब्रेड को अगर आप जिस तरह से वो ब्रेड बनती है, अगर आप उसको वे करते हैं, जितनी भी ब्रेड्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं वहाँ पे, हर एक को वन बाय वन आप वे करना शुरू कर दें, आप 50 ब्रेड्स को वे करते हैं। सो दिस इज़ योर होल एक्सपेरिमेंट, और उसकी 50 डिफरेंट आउटकम्स आपको जो है ना वो लेट्स से मिलेंगी, या अनसर्टेन आउटकम्स मिलेंगी। हो सकता है एग्जैक्टली डिफरेंट ना हो, कोई एक आध बिल्कुल 100%, वैसे बहुत मुश्किल है लोफ ऑफ ब्रेड 100% एक जैसा हो, लेकिन बहरहाल तो but you are uncertain about the exact weight of those breads. And lastly, let's say ascertaining the commuting time from home to work on a particular morning. So this is also an example of an experiment. तो आप ये भी देख सकते हो। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है उसको हम उसका एक ट्रायल कहते हैं, राइट। For example, each occasion upon which we observe a random phenomena is called a trial. यानी कि हर एक्सपेरिमेंट, लेट्स से मैंने आपको कहा कि हम 100 कॉइन टॉसेस कर रहे हैं, तो हर कॉइन टॉस जो है वो एक ट्रायल है उसका, राइट। जिसमें हर ओकेजन जिसमें हम वो रैंडम फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं उस पूरे को हम एक ट्रायल कहते हैं। और उस ट्रायल की जो रिज़ल्ट आता है, जो वैल्यू आती है, उसको हम उसकी आउटकम कहते हैं। सो इन 100 में से ईच वन इज़ अ ट्रायल, और उस ट्रायल के ऊपर जो वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पे हेड आता है, तो ये उसकी आउटकम है, राइट। और जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस को हम डिफाइन करते हैं कि सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस इज रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, राइट। कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो आउटकम्स हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, उनके सेट को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस जो है, कॉइन टॉस के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, हेड और टेल। सो ये जो सेट है हेड और टेल का, सो ये इसकी सैम्पल स्पेस है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की जिसमें हम सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं। सो सिंगल कॉइन टॉस के लिए हमारा सैम्पल स्पेस इस तरह से बन जाएगा। वी मूव ऑन। फॉर एग्जांपल ये पहला हमने यहाँ पे वैसे ही दिया हुआ है कि फ्लिपिंग अ कॉइन वंस इज, इसमें सैम्पल स्पेस आपके पास हेड एंड टेल। चाहे आप उसको 1000 दफ़ा कॉइन को फ्लिप करें, 5000 दफ़ा करें, आपके पास आउटकम्स कैन ओनली बी हेड और अ टेल, राइट। सो जो सैम्पल स्पेस होगी, यानी कि जिसके अंदर आपने उसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है, वो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, सिर्फ दो हो सकती हैं, दिस इज आइदर हेड और टेल। अगर आप फ्लिप करते हैं दो कॉइन्स, टू कॉइन्स लाइक, तो आपके पास फर्स्ट फ्लिप के अंदर यू कैन हैव आइदर हेड और टेल, बट इन द सेकेंड फ्लिप आपके पास दोबारा से हेड और टेल, सेकेंड कॉइन फ्लिप की भी आपके पास आ जाती हैं हेड और टेल। सो आपके पास जो आउटकम्स बनती हैं वो करती हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो चार आउटकम्स आपके पास दो कॉइन्स फ्लिप करने के बनते हैं। यू कैन आइदर हैव टू कॉइन फ्लिप्स में, आइदर यू कैन हैव टू हेड्स, अ हेड टेल हेड और टेल टेल। और इसको आप बेसिकली इफ़ यू आर अगर आपका एक्सपेरिमेंट में
ऑर्डर डजेंट मैटर, अगर ऑर्डर का कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है तो फिर टेल हेड और हेड टेल एक ही चीज़ जो है ना वो काउंट होंगी। ऑलराइट, लेकिन इफ़ यू आर वेरी हैवी ऑन द ऑर्डर तो फिर जारी बात है वो दो डिफरेंट हो जाएंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि लेट्स से ये एक फ्री वे है, लेट्स से मोटरवे है, फ्री वे वटेवर, इससे एक एग्ज़िट होता है यहाँ से, लेट्स से यहाँ से आपने फ्री वे जा रही है, दिस एग्ज़िट, और एग्ज़िट के बाद लेट्स से you can either turn left or you can go right, alright। so इस एग्ज़िट के बाद इस फ्रीवे पे जाते हुए कार एग्ज़िट करती हैं, कार एग्ज़िट के बाद इट कैन गो आइदर लेफ़्ट और राइट। सो यू आर हेयर, यहाँ पे आप खड़े हुए और आप तीन कारों को ऑब्ज़र्व करते हैं, 3 cars आप ऑब्ज़र्व करते हैं, ईच ऑफ 3 vehicles taking a particular freeway exit turns left or right at the end of the exit ramp। ये आपका एक्सपेरिमेंट है कि आप तीन गाड़ियों के सेट्स को आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा पहली ने कहाँ टर्न किया, दूसरी ने कहाँ टर्न किया, तीसरी ने कहाँ टर्न किया। ये आपका एक्सपेरिमेंट का एक ट्रायल जो है वो पूरा हो गया। फिर आपने दूसरी दफ़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्स को, यानी कि आपने 3 कार्स आपने ऑब्ज़र्व की, ये आपका एक ट्रायल कंप्लीट हुआ। फिर आपने 3 कार ऑब्ज़र्व की, ये आपका दूसरा ट्रायल कंप्लीट हुआ। फिर आपने 3 कार ऑब्ज़र्व की, ये आपका तीसरा ट्रायल। इस तरह आप ट्रायल्स करते जा रहे हैं। सो दिस मेक लेट्स से इस तरह के 50 ट्रायल्स जो है ना वो मिला के आपका पूरा एक्सपेरिमेंट है लेट्स से। सो अब आप बेसिकली करके दे रहे हैं, आप ये देखते हैं कि अच्छा पहली सेकेंड और थर्ड कार में, तो अब आपके पॉसिबल आउटकम्स या सैम्पल स्पेस जो है क्या बनती है। इट कैन बी 3 कार्स हैं तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं कि तीनों लेफ़्ट टर्न कर जाएं, यानी कि 1 2 3 तीनों लेफ़्ट टर्न कर जाएं, पहली राइट, फिर दूसरी लेफ़्ट, फिर तीसरी लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, इस तरह करके आपके पास 2⁻3 यानी कि आपके पास जो है 8 आउटकम्स जो है ना वो बन सकते हैं, बिकॉज देयर आर 2 चॉइसेस एंड देयर आर 3 कार्स। सो 2⁻3 आपके पास 8 जो है वो चॉइसेस जो है ना इसके अंदर जो है ना बन जाते हैं। सैम्पल स्पेस आपके पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स के साथ है। इवेंट, इवेंट क्या है? इवेंट जो है वो एक सबसेट है। इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ आउटकम्स। सो हमने तमाम आउटकम्स को हमने कहा था सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस एस जो था हमारे पास वो था set of all possible outcomes of an experiment। ये आप ध्यान में रखें। इवेंट क्या है? इवेंट है सबसेट ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये अब इवेंट जो होगा ये बेसिकली इसका सबसेट होगा। contained in the sample space S, an event is simple if it consists of exactly one outcome। अगर उस इवेंट के अंदर लाइक सबसेट, तो इस पूरे सेट का सबसेट जो है उसके अंदर सबसेट जो है कैन बी ऑफ सिंगल आउटकम ऑल्सो एंड कैन हैव मल्टीपल आउटकम। लेट्स से सबसेट टोटल 8 इसके अंदर सेट्स हैं, तो अगर सिर्फ एक का सबसेट आप लेते हैं तो वो सिंपल सब इवेंट कहलाएगा। और लेट्स से कंपाउंड इवेंट हम उसको कहेंगे जिसके अंदर 2 आउटकम्स इसमें से या 3 आउटकम्स इसमें से जो है हम ले रहे हो, तो उसको हम कंपाउंड जो है वो इवेंट कहेंगे। एग्जांपल वही जो हमने लास्ट टाइम देखी थी कि 3 vehicles टेकिंग लेफ़्ट राइट टर्न्स। सो सिंपल इवेंट्स कैन बी लाइक E1 को हमने डिफ़ाइन कर दिया, एनी वन ऑफ दीज, let's say E5, LRR, E5, E6, E7, E8, इस तरह से करके, जिसमें कि तीनों लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं, पहली लेफ़्ट और 2 राइट टर्न कर रहे हैं, इस तरह करके। ये सारे सिंपल इवेंट्स हैं जिसमें कि सिंगल हमने उसका एलिमेंट का सबसेट ले लिया। कंपाउंड इवेंट्स की एग्जांपल्स जो हैं ना वो नीचे दी हुई हैं। लेट्स से
हमने कहा कि ए एक इवेंट है, ए इज़ एन इवेंट from which is a subset of this big full sample space, and the event, जिसको event की definition क्या है, that exactly one of three vehicles turns right. So exactly one of three vehicles के इन तीनों के cases में only and only one vehicles turns right, rest all turns left. The rest all का मतलब दो ही रह जाती हैं. So इस इवेंट के अंदर क्या आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वन जिसमें लेफ़्ट टर्न करने, सो इसमें एग्जैक्टली वन लेफ़्ट टर्न करिए, इसमें एग्जैक्टली वन लेफ़्ट टर्न करिए, और इसमें एग्जैक्टली वन लेफ़्ट, बाकी किसी में भी जो है एग्जैक्टली वन लेफ़्ट टर्न नहीं हो रहा. सो बिकॉज इसमें कोई भी नहीं हो रहा है, इन बाकी सब में एक से ज़्यादा है. सो ये तीन जो हैं, तीन आउटकम्स जो हैं, लेट्स से वो इस इवेंट में आ जाती हैं. नाउ दिस बिकम्स अ कंपाउंड इवेंट. एक और एग्जांपल में, इवन दैट एट मोस्ट वन ऑफ द व्हीकल्स टर्न्स राइट. एट मोस्ट का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब यह है कि एक से कम भी हो सकती हैं. एट मोस्ट का मतलब ये होता है विच वुड इंक्लूड 0 and 1 बोथ, राइट. सो इस केस के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बाकी तीन तो वो राइट वाली ही इंक्लूड की, लेकिन इसमें लेफ़्ट भी इंक्लूड कर लिया, बिकॉज लेफ़्ट में कोई भी राइट टर्न नहीं कर रहा. सो एट मोस्ट में वो भी आ जाती है कि 1 वाली भी आ जाती है और 0 वाली भी उसमें आ जाती है. सो definitions are important. The event that all three vehicles turn in the same direction. So same direction में turn करने का मतलब है तीनों right चले जाएंगे या तीनों left चले. So this is also a compound event जिसके अंदर के दो सबसेट, दो इस सबसेट में आती हैं कि तीनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में टर्न किए हैं, तो वो तीनों लेफ़्ट या तीनों राइट हो सकती हैं. कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं. ये जो हमने बात की, सेट्स की बात की हमने, तो सेट थ्योरी के साथ भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है विद दीज प्रॉबिलिटी जो हमने मॉडल्स जो हम बना रहे हैं. सो जिस तरह से सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्स और यूनियन और इंटरसेक्शन, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होती है. सो जिस तरह वहाँ पे सेट का कॉम्प्लीमेंट देखते थे तो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करते थे, तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए, एक इवेंट है. सो ये सैम्पल स्पेस है और ये इवेंट है ए, और A इज़ अ सबसेट ऑफ S, ठीक है. सो S जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट लाइक सॉर्ट ऑफ आप इसे सोच सकते हैं. सो A कॉम्प्लीमेंट जो होगा, A कॉम्प्लीमेंट या A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन S दैट आर नॉट कंटेन इन A. सो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. सो A कॉम्प्लीमेंट वुड ऑल्सो बिलोंग टू S, बट ए कॉम्प्लीमेंट और ए के दरमियान आपस में इंटरसेक्शन जो है वो 0 होगी, 5 होगी. यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं ए और बी, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, एंड लेट्स से एस है. सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस एंड बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एस, राइट. सो इसके अंदर क्या है कि दो इवेंट्स, उनकी यूनियन क्या होगी, इट विल बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. ए और बी इसको पढ़ेंगे हम लोग इस केस के अंदर, ए और बी. ये इम्पॉर्टेंट है, आगे जितने भी प्रॉबिलिटी के अंदर ए और बी जो है वो ए यूनियन बी को रेफर करेगा. इज़ अ इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल आउटकम्स दैट आर आइदर इन ए और इन बी. सो ये यूनियन की डेफिनेशन है, और इन बोथ इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है. आगे हम वेन डायग्राम देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ए बी या दोनों में उनके इंटरसेक्शन में शामिल हो तो उसको हम ए और बी में इंक्लूड करेंगे. सो दैट इज़ ऑल आउटकम्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स. इंटरसेक्शन में क्या है, ए एंड बी, इसको हम रीड करेंगे, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज़ द इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल आउटकम्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी. सो फाई जो है, लेट्स से उसको हम डिनोट करते हैं नल इवेंट से, or the event consisting of no outcomes, like when A intersection B is
फाई, या कुछ लोग इसको फ़ी भी बोलते हैं। तो इस केस के अंदर ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट भी कहते हैं, कि यानी कि ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, दोनों बिल्कुल भी आपस में कोई ओवरलैप इनका नहीं है। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। यहाँ पे वेन डायग्राम में बड़ा अच्छा इसको क्लियर किया हुआ है। सो दो इवेंट्स हैं, ये सैम्पल स्पेस है पूरी आपकी, उसमें दो इवेंट्स ए और बी हैं। तो शेडेड रीजन को हम ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास है, ये शेडेड रीजन में ए यूनियन बी में ए बी, और यानी कि ए, इसको हमने लिखा था ए और बी, ये ए एंड बी, ठीक है। सो ए और बी बेसिकली जिसमें ए भी शामिल होगा, बी का भी शामिल होगा, और वो भी सारा एरिया शामिल होगा जिसमें ए और बी कॉमन है। कॉम्प्लीमेंट वो है कि जिसमें ए के अलावा बाकी सारा एरिया शामिल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो कि जिसमें हमारे पास ए एंड बी जो है वो फाई बनता है। सो इस केस में इन दोनों के दरमियान कोई भी ओवरलैप नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी में ये होल रीजन, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास सिंपल सिर्फ ये रीजन बन जाता है। हम अब देखेंगे एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियम जो होते हैं, ये आप कह सकते हैं इसका जो डेफिनेशन डिक्शनरी मीनिंग होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड ट्रूथ। तो या रूल्स भी सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेड रूल्स या एक्सेप्टेड ट्रूथ जो है ना, इनको कहा जाता है। तो एक्सियम्स प्रोबेबिलिटी के एक्सेप्टेड ट्रूथ्स क्या हैं? एक्सियम 1, 3 एक्सियम्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़, जिसकी डेफिनेशन जो है वो ये नीचे दी हुई है, for any event A, probability will always be greater than or equal to 0। इसको ज़रा सा हम लोग बेहतर तौर पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। अगर probability ज़ीरो है तो इवेंट का मतलब है कि इवेंट हैज़ नेवर अकर्स, और इवेंट इसके कोई चांस है होता ही नहीं है, तो probability उसकी, हम उसको कहते हैं कि probability इज़ ज़ीरो। अगर probability 1 हो तो इसका मतलब है कि it always occurs, वो इवेंट होगा ही होगा। इफ द प्रॉपर्टी इज़ 1 तो इसका मतलब है कि वो 100 दफ़ा इट ऑलवेज अकर्स, द इवेंट ऑलवेज अकर्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इवन इफ यू थिंक दैट इवन इज वेरी अनलाइकली, कि वो हो ही नहीं सकता, तो इट्स प्रॉबिलिटी कांट बी नेगेटिव। यानी कि ज़ीरो पे हमने बता दिया कि ज़ीरो का मतलब ये है कि इवेंट हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। तो अगर आप जितना मर्जी सोच लें कि वो नहीं हो सकता, वो ज़ीरो से नीचे उसकी प्रॉबिलिटी नहीं जा सकती, ठीक है। इट कैन नॉट गो इनटू नेगेटिव, इट विल स्टे एट ज़ीरो। मिनिमम जो वैल्यू है इट कैन बी ज़ीरो। एंड इवन इफ़ यू आर श्योर दैट इट विल हैपन, जितना मर्जी आप श्योर हो जाएं, उसकी प्रॉबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। 1 इज़ द मैक्सिमम लेवल, कि अगर आप 100% श्योर हैं या 200% श्योर भी हैं, तो उसकी प्रॉबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। सो ये है बेसिकली इसकी सादा अल्फाज के अंदर जो इस एक्सियम का मतलब है वो ये है। सो प्रॉबिलिटी ऑफ अ नंबर इज़ बिटवीन 0 एंड 1 ऑल इंक्लूसिव, और प्रॉबिलिटी ऑफ 1 ए, लेट्स से कोई भी इवेंट ए है, तो उसकी probability has to be, it will be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। और एक्सियम जो है वो ये कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रॉबिलिटी जो है वो इट विल बी ग्रेटर, ये जिस तरह ये इसका हाफ लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्सियम 2 की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, वो ये कहती है कि इफ़ यू लुक एट ऑल द इवेंट्स, तमाम इवेंट्स हम देखें, in the entire sample space the probability of that collection of event has to be 1। यानी कि पूरी sample space के तमाम events को हम अगर जो probability देखेंगे यार, तो probability जो होगी पूरी sample space की वो 1 होगी। यानी कि इस पूरी sample space में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। सो पूरी sample space की probability जो है वो क्या है कि सैम्पल स्पेस में से कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि सैम्पल स्पेस में हर आउटकम होती है। सो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 1 है। इसको प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट रूल इससे निकलता है, वो कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
of a trial must have a probability 1, जो कि probability of sample space है. Last की understanding ये कहती है कि suppose the probability that you get to a class in time is 0.8, okay? So what is the probability that you don't get to the class in time? So definitely total probability 1 होती है, तो 0.8 अगर आपके पास है probability है कि आप on time होंगे, तो 0.2 probability है कि आप on time नहीं होंगे. So the set of outcomes that are not in the event A is called the complement of A, right? So A ये था कि आप on time हो, और complement of A जो है वो आपके पास क्या हो गया, जो कि उसके अंदर नहीं है, वो 0.2 हो गया. And is denoted by A complement या AC या A इस तरह से complement से नोट कर देते हैं. This leads to complement rule, जिसके अंदर कहते हैं कि probability of an event not occurring is 1 minus probability that it does occur, which is like this. ये तो rule है, लेकिन axiom की जो mathematical definition है वो ये है कि अगर एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि A कॉम्प्लीमेंट जो कि लेट्स से ये सारे का सारा जो पार्ट है, ये जो सारा ब्राउनिश सा पार्ट है, और A ये डिसजॉइंट इवेंट्स, यानी कि अगर एक चीज़ A कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ A, राइट? सो दे आर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दोनों मिल के एंटायर सैम्पल स्पेस बना रहे हैं. सो अगर infinite collection of disjoint events हों, then probability of all those infinite set of disjoint events जो है वो मिला के उसकी जो total probability है, it is simply adding up all the probabilities. Alright, so this is all adding up all the probabilities, जिसके अंदर यहाँ पे भी ये दो के ज़रिए मैंने आपको शो किया कि ये दो disjoint events हैं, तो इन दोनों को add up आप करेंगे तो आपके पास टोटल प्रॉबिलिटी जो है लेट्स से उस की बन गई. हाउएवर अगर हमारे पास इस तरह से ये सारे नॉट लाइक दिस, एक सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर ये सारे इनफाइनाइट डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो टोटल प्रॉबिलिटी जो है वो इन सब की प्रॉबिलिटीज़ को ऐड करके आपके पास जो है ना लेट्स से बन जाएगी. लेकिन ये चूँकि इनफाइनाइट है, यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है मैं इनफाइनाइट नहीं बना सकता. इट ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर फाइनाइट. फाइनाइट भी इससे से निकाली जा सकती है. और एक्सियम्स जनरल बनते हैं तो उसके अंदर इनफाइनाइट कलेक्शन का वर्ड है, लेकिन फाइनाइट के लिए भी ये चीज़ होल्ड करती है. सो दीज आर द 3 एक्सियम्स ऑफ प्रॉबिलिटी. और हम लास्ट जो चीज़ है बेसिकली आज के लेक्चर की वो हम देखते हैं, दैट इज़ द सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी. ये मैंने आपको पहले बताया था लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के अंदर हमने बात की थी एम्पिरिकल प्रॉबिलिटी की. फिर हमने प्रॉबिलिटी की जब बेसिक डेफिनेशन देखी तो उसके अंदर हमने मैथमेटिकल प्रॉबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रॉबिलिटी नॉट मैथमेटिकल, उसको हमने कहा था थ्योरेटिकल प्रॉबिलिटी, जिसमें हमने या ये था बेस्ड अपॉन डाटा या ऑब्जर्वेशन, ये बेस्ड अपॉन मॉडल्स थी. और जब हमने प्रॉबिलिटी की डेफिनेशन, और अब हम जो एक और जो प्रॉबिलिटी देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी. ये इसको बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या बेस्ड अपॉन पर्सनल बायस या पर्सनल इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं, या पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं. सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी क्या है, ये बस अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है. हम इसको यूज़ नहीं करेंगे आगे. सिर्फ ये 3 तरह की प्रॉबिलिटीज़ को आप समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल से आप नोट करते हैं कि what is the probability that your grade in the statistics course would be an A. ये जो हमारा पास ये DS601 है, इसमें आपका ग्रेड ये होगा. सो इट शुड बी बिटवीन 0 and 1. ये हमारा जो हमने फर्स्ट एग्जाम पढ़ा था उसकी एक्सप्लेनेशन में देखा था. इट हैज़ टू बी बिटवीन 0 and 1, एंड लेट्स से इट इज़ 0.8. लेट्स से
कि आपका ग्रेड जो है वो ए आएगा, इज लेट्स से इट्स 8.8. सो now this is not an empirical probability. Why? Because ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये इस तरह नहीं हुआ. अगर हमने एम्पेरिकल प्रॉबिलिटी लेनी होती तो वो तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर होती है. उसके लिए तो आप अगर बार बार ये कोर्स लेते ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको हर ट्रायल, यानी कि पहली दफ़ा आपने कोर्स लिया, फिर आपने उसकी आपने देखा कि उसमें आपका क्या ग्रेड आया, लेट्स से. दूसरी दफ़ा जो आपने कोर्स लिया, नाउ दीज टू ट्रायल्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट के मतलब ये है कि पहली दफ़ा का जो आपने याद किया था वो भुला के दोबारा से आपने याद करके फिर कोर्स लेना. क्योंकि अगर पहली दफ़ा का याद है तो ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप दूसरी दफ़ा दोबारा तैयारी करते हैं तो ये दो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे. ये इसकी प्रॉबिलिटी चेंज हो जाएगी. सो पहली दफ़ा का भुला के सारा दोबारा से तैयारी करके फिर जो ग्रेड आया वो देखा, फिर तीसरी दफ़ा, पहली दफ़ा दोनों दफ़ा का भुला हुआ, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा. तो इस तरह से अगर हम लोग लेते तो फिर वो एम्पेरिकल प्रॉबिलिटी होती. लेकिन मैंने तो यहाँ पे आपको लिया, लेट से आपने ख़ुद कह दिया कि ये 0.8 है आपकी प्रॉबिलिटी, तो ये कोई किसी मॉडल से भी नहीं निकली हुई, ना ये कोई एम्पिरिकल प्रॉबिलिटी है. तो ये फिर कौन सी प्रॉबिलिटी है? सो ये वो प्रॉबिलिटी है जो कि लेट्स से आपके पर्सनल उसके ऊपर है कि मे बी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आप कहते हैं कि मेरे 80% चांस है कि मेरा ए आ जाएगा, या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे ख्याल में आप में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है मिस्टर एक्स और मिस एक्स, और उसका मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से वो उसका ए आएगा. सो ये मेरी बात या मेरी पर्सनल जो है वो ओपिनियन है या एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे कह रहा हूँ, या आप अगर अपने बारे में ख़ुद कह रहे हैं तो ये आपका अपना ओपिनियन एक्सपीरियंस है. सो ये डेली बेसिस के ऊपर हम लोग ये काम जो है ज़िंदगी में अपने कर रहे होते हैं. हम ये लैंग्वेज ऑफ प्रॉबिलिटी यूज़ कर रहे होते हैं इन एवरीडे स्पीच टू एक्सप्रेस डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी विदाउट बेसिंग इट ऑन लॉन्ग रन रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज और मैथमेटिकल मॉडल्स. किसी मैथमेटिकल मॉडल या किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम नहीं कर रहे होते. ये हमारी पर्सनल असेसमेंट्स होती हैं ऑफ योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन ए, और ये माई पर्सनल असेसमेंट है, and express my or your uncertainty about the outcome. So these kind of probabilities are called personal or subjective probability. All right. So हम इस लेक्चर्स या इस कोर्स के अंदर हम पर्सनल प्रॉबिलिटीज़ या सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटीज़ जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल प्रॉबिलिटी या थ्योरेटिकल मॉडल्स को और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस को के बेसिस के ऊपर हम ये काम करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में हम जो काम करेंगे वो होगा, विल कंटिन्यू ऑन कंडीशनल प्रॉबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस को हम फॉर्मली जो है वो देखेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. आप इस लेक्चर को देखें और जो भी आपके पास questions, so do post it on comment section and have fun. Thanks a lot.